नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.65% हुई। अब तक कुल 13 करोड़ 70 लाख से अधिक जांच की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 74 अरब रुपए से अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी। भारत और संयुक्त अरब अमारात ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर समन्वय जारी रखने पर सहमत। और सिडनी में पहले एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के समक्ष 375 रन का लक्ष्य रखा। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश में 43,082 लोगों में संक्रमण के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 93,09,788 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल कोविड से 492 लोगों के मरने की पुष्टि हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,35,715 हो गई है। इस समय 4,55,555 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39,379 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या 87,18,517 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 93.65% हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,71,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 13 करोड़ 70 लाख से अधिक जांच की गई है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने योजनाबद्ध तरीके से जांच की मूलभूत सुविधाओं में विस्तार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच से संक्रमित लोगों की शीघ्र पहचान, संगरोध और प्रभावकारी उपचार में मदद मिली है। इससे मृत्युदर में कमी आई है। अधिक जांच से प्रतिदिन संक्रमण की दर में गिरावट आ रही है, जो अब 4% से नीचे हो गई है। देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 5 गुना जांच हो रही है। इस वर्ष जनवरी तक केवल एक जांच केंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में था। आज जांच केंद्रों की संख्या बढ़कर 2,151 हो गई है, जिनमें से 1,169 सरकारी और 982 निजी क्षेत्र में हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन या सप्ताहांत बंद करने की कोई योजना नहीं है। इस बीच राज्य सरकार ने आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट दोनों के लिए कीमतें कम कर दी हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने त्योहारों के समय कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों को रोकने के उद्देश्य से आरटी-पीसीआर और एंटीजन जांच के लिए संशोधित दर लागू करने के आदेश दिए हैं। मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं से 679 रुपए में एंटीजन जांच होगी। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में 355 नए कोविड-19 मामलों की पुष्टि की है। कल स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 317 लोग ठीक हुए और स्वस्थ होने वालों की दर 91.50% हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोविड की रोकथाम से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए आज और अगले शुक्रवार 4 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कामकाज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट। कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की दर में और इजाफा करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में एक भी व्यक्ति की मौत इस बीमारी से होती है, वहां के जिलाधिकारियों से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए। इसके अलावा उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से इन जिलों के चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों के साथ बातचीत करके बेहतर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। राज्य में इस समय कोरोना वायरस के 25,422 सक्रिय मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में 2,237 नए
मरीजों का पता चला है, वहीं 30 लोगों की जान इस जानलेवा वायरस की वजह से चली गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,730 सक्रिय कोविड मामले राजधानी लखनऊ में हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक में कोविड-19 के संक्रमण और मृत्यु दर में कमी आ रही है। कल 1,505 नए मामलों की और 12 लोगों के मरने की पुष्टि हुई। 1,067 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही ठीक होने की दर 95% से अधिक हो गई है। राज्य में संक्रमण दर 1.25% और मृत्यु दर 0.79 तक पहुंच गई थी। कुल 25,316 संक्रमित रोगियों में से 24,907 अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 409 आईसीयू में हैं। कल सबसे अधिक 844 संक्रमित लोग बेंगलुरु शहर से हैं। यहां 7 लोगों के मरने की भी पुष्टि हुई है। कोविड टेस्टिंग का संख्या बढ़ाने की वजह से संक्रमण पर काबू पाया जा रहा है। अभी तक राज्य में 1,06,09,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। बेंगलुरु नगर जिले में भी संक्रमण की स्थिति में सुधार आया है। हर एक प्रमुख रास्ते और चौराहों पर टेस्टिंग सुविधा आरंभ की गई है। नगर में हर रोज 50,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। मृत्यु प्रमाण घट रहा है। अक्टूबर में 897 मृत्यु हुई थी और इस महीने ये संख्या 233 पर घट गई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 761 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,67,665 हो गई है। कल 42,000 से अधिक जांच की गई। स्वस्थ होने की दर 95.40% हो गई। अब कोविड से स्वस्थ लोगों की कुल संख्या 2,55,378 हो गई है। मृतकों की कुल संख्या 1,448 हो गई है। अब राज्य में 10,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 8,000 से अधिक घर पर ही उपचार करा रहे हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटे के दौरान 23 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,788 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 89.03% हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 33 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3,352 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 431 मरीजों का इलाज चल रहा है। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों के दौरान 50 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 58 रोगियों को ठीक होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 32,578 हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना से संक्रमित 31,476 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.69% हो गई है। इस समय विभिन्न कोविड देखभाल केंद्रों में 709 मरीजों का इलाज चल रहा है। पुदुचेरी में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले दर्ज किए गए, जो हाल के महीनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य विभाग की कोविड रिपोर्ट के अनुसार पुडुचेरी में 9 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कराईकल और यानम क्षेत्रों से 1-1 और माहिक क्षेत्र से 5 मामले दर्ज किए गए हैं। आज मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। इस बीच अस्पतालों से 46 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इनमें से पुडुचेरी क्षेत्र से 21, कराईकल से 12, यानम से 4 और माहिक क्षेत्र से 9 लोग शामिल हैं। अस्पतालों में 210 लोगों का इलाज चल रहा है और सभी 4 क्षेत्रों में 304 संक्रमित घर में ही पृथकवास में हैं। केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमितों के ठीक होने की दर करीब 97% हो गई है। पुडुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। महाराष्ट्र में नवी मुंबई नगर निगम ने शहर में चल रहे कोविड जांच केंद्रों से कोविड जांच की रिपोर्ट मांगी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने कई रिपोर्टों में बिना जांच के नाम शामिल किए जाने के मद्देनजर ये दिशा निर्देश जारी किया है। नवी मुंबई में कोविड परीक्षण रिपोर्ट के संकलन में अनियमितताएं सामने आई है, जहां परीक्षण नहीं करने वाले लोगों को नकारात्मक रूप से चिन्हित किया गया है। कोविड सकारात्मक रोगी के संपर्क ट्रेसिंग के तहत श्रेणी में लोगों के नाम सूचीबद्ध किए गए हैं। एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, जहां परिवार के सिर्फ एक सदस्य ने परीक्षण किया है, वहां अन्य सदस्यों की रिपोर्ट भी नकारात्मक दिखाए गए हैं। नवी मुंबई नागरिक निकाय के आयुक्त अभिजीत बांगर से मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण दरेकर ने घटना की जांच कराने की मांग की, जिसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि विसंगति केवल एक कोविड केंद्र में या शहर के सभी 24 केंद्रों में हुई थी या नहीं।
नवी मुंबई से स्वप्ना हरड़कर के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन के तीसरे चरण का आज से क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक इंटरनेशनल की वैक्सीन का तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भोपाल के विभिन्न अस्पतालों में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराने वाले वॉलंटियर को ही यह टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन का बूस्टर डोज 28 दिन बाद दिया जाएगा। ट्रायल में शामिल प्रत्येक वॉलंटियर की सेहत की लगातार निगरानी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक आईसीएमआर ने वैक्सीन के 1000 डोज भेजे हैं, जो अगले 10 दिन में वॉलंटियर्स को लगाए जाएंगे। उधर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कोरोना वैक्सीन ट्रायल पर कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि आज से वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। इससे लोगों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की मृत्यु दर लगातार घट रही है। प्रदेश में भोपाल और इंदौर में जरूर मामले ज्यादा हैं, वहीं रतलाम में भी मामले बढ़े हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नेत्र संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता शर्मा ने कहा है कि कोविड-19 के समय में अनावश्यक रूप से आंख और चेहरे को छूना खतरनाक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा, मैं सभी देशवासियों को अपील करती हूँ कि अपने हाथ बार बार धोएं। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है और मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है। और ये भी अत्यंत आवश्यक है कि अपने आंखों को, मुंह को और नाक को बार बार हाथ न लगाएं। गुजरात के राजकोट में कल रात निजी कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग जाने से 5 मरीजों की मौत हो गई। राजकोट के मावडी इलाके में उदय शिवानंद कोविड अस्पताल में आग लग गई, जहां उपचार के लिए करीब 33 कोविड रोगी भर्ती थे। आग से झुलसे 6 लोगों को निकालकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अन्य मरीजों को भी नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया है। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार आईसीयू के दूसरे तल पर चिकित्सा उपकरणों में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी। इस बीच मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की है। राज्य के अपर मुख्य सचिव ए.के. राकेश इसकी जांच करेंगे। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे दिवंगत लोगों के परिजनों के साथ हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशासन पीड़ितों के लिए हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रहा है। सोशल और डिजिटल मीडिया की कुछ साइटों पर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। केंद्र ने इस दावे को फर्जी करार दिया है और सूचित किया है कि इस तरह के कोई नियम मौजूद नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि इस अधिनियम के तहत कोई नियम अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल उत्तर प्रदेश में 74 अरब 77 करोड़ रुपए की लागत वाली 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इन परियोजनाओं के जरिए प्रस्तावित 505 किलोमीटर लंबी सड़कें बनने के बाद राज्य में संपर्क, सुविधा और आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 साल में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का जितना कार्य हुआ है, उतना स्वतंत्रता के बाद 65 वर्ष में भी नहीं हुआ था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोहन व्हीकल्स की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने के लिए सुझाव मांगे हैं।
वर्तमान में विरासत मूल्य के वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को नियमित करने के लिए कोई नियम नहीं है। सभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जो व्यक्तिगत उपायों में हैं और पहली पंजीकरण की तारीख से 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं, विंटेज मोहर वाहनों के मौजूदा नियमों के तहत आते हैं। इनमें आयातित वाहन भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। मसौदा नियम मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल जिला विकास परिषद जीडीसी के चुनाव के पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में जम्मू संभाग में 18 और कश्मीर संभाग में 25 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने कहा कि चुनाव 8 चरणों में होंगे। 20 जिलों के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनी जाएंगी और इन जिलों में जहां जहां पंचायत के सरपंच की वैकेंसीज हैं और पंच कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वैकेंसीज हैं उनके लिए पंच चुने जाएंगे। ये सारी इलेक्शन 8 फेजेज में हो रही है। पहला फेज उसकी पोलिंग होगी 28 नवंबर को, तो बाकी फेजेज उसके बाद में है। लास्ट फेज जो है वो 19 दिसंबर को है। इन सभी 8 फेजेज के लिए जो इलेक्शन अरेंजमेंट हैं वो सारे हमारे जो इलेक्शन स्टाफ है, डीसीज जिनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, वो इसके इंतजाम कर चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सुरक्षित माहौल में चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 2644 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोट सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक डाले जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.65% हुई। अब तक कुल 13 करोड़ 70 लाख से अधिक जांच की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 74 अरब रुपए से अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी। भारत और संयुक्त अरब अमारात ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर समन्वय जारी रखने पर सहमत। सिडनी में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के समक्ष 375 रन का लक्ष्य रखा। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में, और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमारात की 2 दिन की यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने वहां के विदेश मंत्री को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर भारत के उपायों की जानकारी दी। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा सहित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर आपसी सहयोग की समीक्षा की। दोनों विदेश मंत्रियों ने हाल के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा की और विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर समन्वय जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने अबुधाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश दिया। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान भारतीयों की भरपूर सुरक्षा करने पर अमारात के नेतृत्व की प्रशंसा की। अबुधाबी में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कोविड महामारी के दौरान समुदाय की देखभाल करने में भारतीय संघों के काम की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोविड के बाद की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में 4थे स्थान पर है और विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कल शाम 3री वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता के 36% के बराबर है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में अनोखा मुकाम हासिल किया है।
देश के हर नागरिक को अपनी पूर्ण क्षमता के विकास के लिए बिजली उपलब्ध हो सके, इसके लिए देश भर में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विद्युत नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वार्षिक वृद्धि कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन क्षमता से कहीं अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में 2.5 गुना बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि जिस समय नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश किफायती नहीं था, तब भी भारत ने इस क्षेत्र में पैसा लगाया और इससे लागत घटी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि पर्यावरण के अनुकूल नीतियां आर्थिक दृष्टि से भी अच्छी होती हैं। वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड दैट साउंड एनवायरमेंट पॉलिसीज can also be sound economics. Today, India is among the very few countries to be on track to achieve the 2-degree compliance goal. श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना को किसी एक मंत्रालय या विभाग तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि ये सुनिश्चित किया है कि समूची सरकार इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा दक्षता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए अलग से परियोजना विकास प्रकोष्ठों का गठन किया गया है ताकि निवेशकों को सुविधा मिले। उन्होंने कारोबारियों और निवेशकों को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम में शामिल होने को आमंत्रित करते हुए कहा कि अगले दशक में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इससे हर साल करीब $20 अरब के कारोबारी अवसर उपलब्ध होने की संभावना है। 2 दिन की इस वर्चुअल प्रदर्शनी में विश्व की कई बड़ी कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन कर रही हैं। विश्व के 70 देशों के ऊर्जा मंत्री और 200 अन्य विशेषज्ञ इस प्रदर्शनी के दौरान चर्चा में भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए कड़ी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कल नई दिल्ली में वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब भारत देश की सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सीमाओं से बाहर निकलकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने सुरक्षा बलों को नियंत्रण रेखा में बदलाव के किसी भी दुस्साहस का कड़ा जवाब देने की स्वतंत्रता दे दी है। वायुसेना का एक MiG-29 प्रशिक्षक विमान कल शाम अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नौसेना ने बताया कि एक पायलट को बचा लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश की जा रही है। ये दुर्घटना कल शाम करीब 5 बजे अरब सागर में हुई। दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत कर उनके मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि संबंधी नए कानून समय की मांग है और इनसे भविष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। ओडिशा विधानसभा में राज्य के नयागढ़ जिले में 4 महीने पूर्व एक नाबालिग लड़की की आत्महत्या मामले को लेकर आज दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। दोनों दिन सदन 2 बार स्थगित हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में मुख्य आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाकर विपक्ष राज्य के कृषि मंत्री अरुण साहू के इस्तीफे की मांग कर रहा है। 5 साल की एक बच्ची की नृशंस हत्या के मामले में कुछ दिनों पहले राज्य विधानसभा के सामने लड़की के माता पिता ने आत्मदाह का प्रयास किया था।
इस मामले में विपक्ष सरकार पर राज्य के कृषि मंत्री को हटाने का दबाव बना रहा है, क्योंकि उन पर मामले के मुख्य संदिग्ध को कथित रूप से संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। मामला अपराध शाखा को सौंपने का राज्य सरकार का फैसला भी विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के आक्रोश को कम नहीं कर सका। भाजपा ने सदन के अंदर और बाहर सरकार का लगातार विरोध कर रहा है। साथ ही उन्होंने उच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी द्वारा मामले की जांच करने की मांग की है। इस बीच मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सदन में कहा है कि अगर एसआईटी के द्वारा ही जांच का आवश्यकता है तो इसके लिए राज्य सरकार तुरंत कार्य करेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने 3 बजे तक सदन स्थगित कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था आशा से अधिक रफ्तार से मंदी से उबरी है। हालांकि उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी कि कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के कारण आर्थिक मंदी का जोखिम बना हुआ है। वे कल भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबारियों के संगठन की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में सुधार हुआ है, लेकिन त्योहारों के बाद बाजार में मांग बढ़ने का सिलसिला जारी रहने तथा कोविड वैक्सीन से जुड़ी बाजार की अपेक्षाओं के आकलन पर निगरानी रखनी होगी। सिडनी में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के समक्ष 375 रन का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 374 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए थे। आकाशवाणी के समाचार का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। इसे एफएम रेनबो, राजधानी और अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 29 नवंबर को और तीसरा 2 दिसंबर को सिडनी में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच श्रृंखला में 3 एक दिवसीय, 3 2020 और 4 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 17 दिसंबर को एडिलेड में डे एंड नाइट खेला जाएगा। तमिलनाडु में चक्रवात निवार के बाद जानमाल के नुकसान की खबरें मिल रही हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लगता है कि पहले लगाए गए अनुमान की तुलना में इसकी तीव्रता कम थी। खबरों में कहा गया है कि राज्य में बाढ़, बिजली गिरने और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। धान, मूंगफली और साबूदाना की फसलों के अलावा लगभग 1601 हेक्टेयर धान को नुकसान पहुंचा है। लगभग 1100 पेड़ उखड़ गए और उनमें से अधिकांश को हटा दिया गया है। चक्रवात के कारण गिरे 77 बिजली के खंभों को फिर से खड़ा कर दिया गया है। चेन्नई में कुछ स्थानों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसे निकालने के प्रयास जारी हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में आसमान आमतौर पर साफ रहने के साथ ही शाम या रात तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। लेह में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 4 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में सामान्य तौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 5 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र का दुर्लभ नागार्जुन बेशा आज पुरी के विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया। यह अनुष्ठान लगभग 26 वर्षों के अंतराल के बाद होता है, जिसमें भगवान को योद्धा की वेशभूषा में दिखाया जाता है। इस वर्ष कोविड महामारी के मद्देनजर भक्तों की उपस्थिति के बिना ही यह अनुष्ठान किया गया। इसमें भगवान जगन्नाथ और उनके भाई भगवान बलभद्र 16 प्रकार के पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ सुनहरी पोशाक में दिखाए जाते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.65% हुई। अब तक कुल 13 करोड़ 70 लाख से अधिक जांच की गई।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 74 अरब रुपए से अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी। भारत और संयुक्त अरब अमारात ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर समन्वय जारी रखने पर सहमत। और सिडनी में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के समक्ष 375 रन का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।